जोश के साथ स्वागत किया। इसके लिए इस डायस से आप सबका बहुत बहुत आभार जी। सभी विराजे, हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। सभी साथी हॉल में आ जाए। मेसराम साहब अध्यक्षता करने के लिए मंच पर आसीन हो चुके हैं। सभी साथियों से आग्रह है कि जो भी पंडाल में बाहर घूम रहे हैं कृपया हॉल में आए और सीट ग्रहण करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी। जी मान्यवर, आपका जो बात थी यदि कंप्लीट हुई है तो मैं आगे कार्यक्रम बढ़ाऊं। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं मेरी बात पुनः शुरू करता हूं कि मेरा यह निवेदन है कि अपन बहुजनों को संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के, जैसे कि अपन ने जेल भरो आंदोलन की बात रखी है और अपन ने भारत बंद की बात रखी है, लेकिन अपन सभी मिल करके, इसमें SC ST OBC अपन सभी मिल करके, और इन सड़कों को सिरोही जिले के लिए मैं कह रहा हूं कि इन सड़कों पे जगह नहीं रहनी चाहिए। जिस दिन अपन ये प्रदर्शन करेंगे उस दिन इतनी जनता आनी चाहिए कि यहाँ पे सिरोही में पैर देने के लिए जगह नहीं रहे, तो सरकार को पता पड़ेगा, निर्वाचन आयोग को पता पड़ेगा कि EVM से चुनाव कराने हैं या पर्ची से। तो ये मेरा निवेदन है कि जो आप पधारे, सभी कार्यकर्ता है, आप आज जो पधारे वो सभी कार्यकर्ता है, अपने अपने गांव में पधारे और संगठन को मजबूत करने का मेरा निवेदन है। और मैं इससे आगे कोई त्रुटि हुई बोली हो तो माफ करें और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मान्यवर। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बहुजन नायक वामन मेश्राम साहब का इस डाइस पर स्वागत करवाना चाहूंगा। जी इस स्वागत से पूर्व मैं निवेदन करता हूं मान्यवर मोतीलाल जी सिंघानिया साहब, आप आए और अपनी बात रखें। मान्यवर मोतीलाल जी सिंघानिया साहब। मोतीलाल जी सिंघानिया। सबसे पहले मूल निवासी समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा विशाल जनसभा, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से ये सिरोही के अंदर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, और आज के उद्घाटक मान्यवर गोविंद कुमार राणा साहब, मुख्य अतिथि मान्यवर DR गहलोत साहब, बामसेप के राष्ट्रीय सचिव मान्यवर मगाराम जी आतला सर, बामसेप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, और मंच पे बैठे समस्त मंचासीन और मेरे सामने बैठे समस्त मूल निवासी समाज के युवा बुद्धिजीवी माता बहनों, सभी को मेरा जय मूल निवासी। साथियों, आज जो इस सिरोही राजस्थान में जेल भरो आंदोलन 9 अप्रैल 2025 की तैयारी को लेकर जो ये राजस्थान राज्य की बहुत बड़ी जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, साथियों इस कार्यक्रम के पीछे भी हमारा बहुत बड़ा मकसद है। साथियों, मैं सीधा सब्जेक्ट की बात करता हूं कि आज का इस कार्यक्रम का पहला सब्जेक्ट है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए EVM को हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव करवाने चाहिए। लेकिन साथियों, इस देश का निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और इस देश का ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जो AI इंटेलिजेंसी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसका एलन मस्क कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कोई फेंकू आदमी है
तो इस देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी है। वो उसमें यदि दम है और इस देश में आपके जो पार्टी की बात कर रहे हैं कि हम इस देश में तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग के तहत जो निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से हम पूरे देश में स्थापित हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतनी औकात हो तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवा के बताइए। इस देश की जनता तुम्हें बता देगी कि बैलेट पेपर फ्रॉड के किस तरीके से तुम्हारी जो जाल साजिश ईवीएम के माध्यम से की गई है। 2 मिनट में तुम्हें जो 56 इंच के छीने की बात कर रहे हो, 2 मिनट में जनता तुम्हें रोड पे लाकर बता देगी कि ईवीएम फेक है, फर्जी है, उससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। भारत के तमाम इस देश के मूल निवासी इस देश में आंदोलन कर रहे हैं और माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में ईवीएम को मुद्दे के लेकर 2 बार इस देश में परिवर्तन यात्रा की जा चुकी है और पूरे देश में ईवीएम का मुद्दा खड़ा किया गया है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। लेकिन भारत में ही क्यों इस विश्व के जितने विकसित देश हैं वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। और तो और आए दिन पाकिस्तान को लेकर इस भारत सरकार कई प्रकार के प्रोपेगेंडे करती है, लेकिन पाकिस्तान भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता, वो भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। तो फिर भारत में ईवीएम क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस देश में भारत के मूल निवासी और जिस तरीके से क्षेत्रीय लोगों को और वैश्यों को गुमराह किया गया आरक्षण के नाम पर, और उनका प्रतिनिधित्व इस देश में जितना होना चाहिए उनके प्रतिनिधित्व की आड़ में ब्राह्मण, ओबीसी, क्षेत्रीय और वैश्यों का भी आरक्षण का इस्तेमाल करके इस देश में स्थापित हुआ है। देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था पर स्थापित हुआ है। ओबीसी के लोगों को, क्षेत्रियों को और वैश्यों को पता ना चले, इसीलिए हिंदू के आड़ में ब्राह्मण इस देश के शासन पर स्थापित हुआ है। इस देश की जितना भी सरकारी तंत्र है उसके ऊपर कब्जा किए बैठा हुआ है। इसीलिए ये बात मालूम ना हो, इसीलिए वो ईवीएम का इस्तेमाल करके इस देश में स्थापित होना चाहता है। उस मुद्दे को हटाकर इस देश में हम बैलेट पेपर लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ओबीसी के लोगों को पता नहीं है कि हमारा हक अधिकार कौन खा रहा है। लेकिन मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब पूरे देश भर में ओबीसी की जातिगत जनगणना करने के लिए लामबंद हो रहे हैं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। इस देश में गधे घोड़े खच्चरों की भी जातिगत जनगणना होती है और अभी हाल ही में 22वीं बार इस देश में घोड़े, बिल्ले, सांप, नेवले कितने हैं उसकी भी जातिगत जनगणना हो रही है। जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। इसके पीछे रीजन यही है कि ब्राह्मणों को पता है कि 1931 की जनगणना के अनुसार इस देश में 52% ओबीसी है और वर्तमान में लगभग 60% ओबीसी के लोग हैं। उनको पता है कि हमारा प्रतिनिधित्व केवल और केवल ओबीसी के आरक्षण को, उनकी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व को कौन खा रहा है? ब्राह्मण खा के बैठा है और ब्राह्मण इस देश में स्थापित है। इसीलिए ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करवाई जा रही है। साथियों, ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश भर में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम ऑफशूट विंगों के माध्यम से लगातार ओबीसी के लोगों को जागरूक करने के लिए ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा लामबंद किया जा रहा है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, तमाम इस देश के राज्यों की सरकारें ओबीसी के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती है, वो भटकाना चाहती है इस मुद्दे पर। इसलिए इस देश में आए दिन गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद में हमारे लोगों को उलझाना चाहते हैं और उलझाए रखना चाहते हैं। कभी कहते हैं मस्जिदों की खुदाई होनी चाहिए, कभी कुछ और की बात करते हैं, और खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं उसको भी इस देश का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट चुप होके बैठा है, वो भी साइलेंट है। इसीलिए साथियों, आज के जो सब्जेक्ट में ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दे को लेकर और इस देश में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लागू किया जाए, उस मुद्दे पर
आज की ये कार्यक्रम लगाया गया है। साथियों, इस देश में मैं तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक आप वाम से पर ऑफशूट विंग, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा के माध्यम से जुड़कर इस देश में जब तक आप रोडों पे नहीं आएंगे, अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक इस देश में हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। और इस देश में हम लोग आजादी चाहते हैं तो वो आजादी माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ही मिल सकती है और ये हमारे पास अंतिम अवसर है। इसीलिए साथियों, आपकी जिंदगी का कीमती समय इस आंदोलन में लगाइए और हमारा अंतिम विकल्प है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन। इन बीजेपी, कांग्रेस या ये धोखेबाज लोगों की, चालाक लोगों की, फेंकू लोगों की, हमारे लोगों को मानसिक बुलाने वाले लोगों की हर 5 साल में सत्ता चेंज होती है, लेकिन व्यवस्था वो की वही है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम हमारे बेटे बेटी को नौकरी लगाने के लिए पढ़ाई में लगाए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 29 जुलाई 2020 को इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके इस देश में आपके बेटे बेटी को शिक्षा से वंचित करके वापस गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके बेटे बेटी को पढ़ा तो दोगे, लेकिन नौकरी कहाँ मिलेगी? इस देश में निजीकरण के माध्यम से पूरे देश को बेचा जा रहा है, नौकरी नहीं है। आप आने वाली पीढ़ियों को महफूज रखना चाहते हैं तो इस भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा में अपने बेटे बेटी को लाइए, वही आपके पास अंतिम विकल्प है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए साथियों, ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर मोतीलाल जी सिंघानिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ, नई दिल्ली। शुक्रिया। इसी तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मान्यवर पोपटलाल जी भील, वामसेप अध्यक्ष पालनपुर, आपसे आग्रह है कि आप डाइस पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी तरह मान्यवर मोती सिंह जी चौहान साहब, सेवानिवृत्त अध्यापक, बाड़मेर से हैं हमारे बीच में, आप भी पधारें, डाइस पर स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में मान्यवर बंशीधर जी पाड़िया, चेयरमैन इंजीनियर्स पावर फाउंडेशन उदयपुर, आपसे भी आग्रह है कि आप पधारें और डाइस पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं इस कार्यक्रम को सीधा ले जाता हूं स्वागत की कड़ी में। हमारे बीच हमारे बहुजन नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब का स्वागत करने के लिए मैं सर्वप्रथम आग्रह करता हूं मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष वामसेप धर्मपाल जी सौंतले साहब, इनके साथ सुंदरलाल जी मौसलपुरिया, संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा सिरोही, इनके साथ मान्यवर आंसूराम जी लूनिया, आप भी पधारें, और दशरथ सिंह जी आड़ा साहब और राजेंद्र सिंह जी परमार, आप सबसे आग्रह हैं कि आप एक साथ पधार करके हमारे बहुजन नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मान्यवर का स्वागत सापा पहना करके, माला पहना करके, पंच दुपट्टा पहना करके स्वागत किया जाएगा। पंचशील दुपट्टे से हमारे बीच मान्यवर गोमाराम जी रमेशा सर, सीसी सदस्य आरएमबी केस नई दिल्ली, हमारे बीच पधारे हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन जी मेश्राम साहब का
स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अगले कार्यक्रम के उद्घाटक मान्यवर गोविंद कुमार जी राणा का साफा पहना करके और पंसिल दुपट्टे का के द्वारा स्वागत करेंगे रमेश चंद्र जी बैरवा, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश सदस्य। इस स्वागत की कड़ी में मैं आग्रह करता हूं मान्यवर रमेश जी बैरवा, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश सदस्य, आप पधारें और हमारे कार्यक्रम उद्घाटक मान्यवर गोविंद कुमार जी राणा साहब का स्वागत करेंगे। मान्यवर रमेश जी बैरवा साहब, समय को ध्यान में रखते हुए तुरंत पधारें आप। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर DR गहलोत साहब, ADG भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आपका स्वागत राधेश्याम जी बोध करेंगे। आप बीन जिला अध्यक्ष हैं। बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जिला अध्यक्ष मान्यवर राधेश्याम जी बोध, आपसे आग्रह है आप पधारें। इसी स्वागत की कड़ी में मैं आग्रह करता हूं एडवोकेट दशरथ सिंह जी आड़ा साहब, प्रदेश उप कोषाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आपसे आग्रह है आप पधारें और हमारे। अरे बहुत साहब एक बार रुकिए, मुख्य अतिथि का स्वागत होने दो पहले। राधेश्याम जी द्वारा मुख्य अतिथि मान्यवर DR गहलोत साहब का स्वागत किया जा रहा है। मैं आग्रह करता हूं मान्यवर दशरथ सिंह जी आड़ा साहब, आप पधारें और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाम से मान्यवर धर्मपाल सिंह जी सौंतली साहब का आप स्वागत। एक ही व्यक्ति माला, साफा और पंचशील दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। जी दशरथ सिंह जी आड़ा साहब पधारें। मान्यवर धर्मपाल जी सौंतली साहब, प्रदेश अध्यक्ष बामसेब का स्वागत साफा दुपट्टा और माला पहना करके स्वागत करेंगे। इसी स्वागत की कड़ी में अगला स्वागत सौंतली साहब के स्वागत समारोह के बाद मान्यवर मगराम जी हाथला साहब, राष्ट्रीय सचिव बामसेब नई दिल्ली, आपका स्वागत मैं करवाना चाहूंगा। मान्यवर CP मकवाना साहब, इंपा सदस्य मान्यवर मकवाना साहब।
मैं आग्रह करता हूं मान्यवर गोमा राम जी रमेशा साहब, सीसी सदस्य, राष्ट्रीय बहुजन कर्मचारी संघ, नई दिल्ली। स्वागत की अगली कड़ी में हरीश जी परियार, आपका स्वागत माधु सिंह जी देवड़ा करेंगे। माधु सिंह जी देवड़ा, आपसे आग्रह है हमारे बीच हरीश जी परियार साहब, आप उनका स्वागत सापा पंचशील दुपट्टा और माला पहना करके करेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रभारी समय को ध्यान में रखते हुए हम अधिकतम समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहेंगे। इसके लिए डाइस पर विराजित हमारे अतिथि, जिनका स्वागत एक ही व्यक्ति, इस कार्यक्रम के संयोजक मान्यवर सुंदरलाल जी मौसलपुरिया से आग्रह है कि आप आए, माला दुपट्टा पहना करके इनका स्वागत करेंगे। मान्यवर सुंदरलाल जी मौसलपुरिया साहब। कष्टी डूब कर निकल सकती हैं, समा बूझ कर भी जल सकती हैं। अब मैं मायूस शिवदाना न राम हो, जी राठौड़ साहब का स्वागत के इरादा लिए न बदले, सुंदरलाल जी को आग्रह किस्मत करता किसी हूं। के वक्त बदल सकती है। मान्यवर शिवदाना जी राठौड़। सभी को साफा दो, साफा और पंसील माला तो रेडी दो। वकील साहब सबको माला और पंसील और साफा पहना दो। एक मिनट। स्वागत की रस्म
जी, इस स्वागत की रस्म के साथ ही मैं निवेदन करूंगा मान्यवर धर्मपाल सिंह जी सौतली साहब, प्रदेश अध्यक्ष वामसेप राजस्थान, आप डाइस पर आए अपनी बात रखने और समस्त पधारे हुए बहुजन साथियों का स्वागत अभिनंदन करें राजस्थान टीम से। हेलो, धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय मूल निवासी तथा आज मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत सिरोही के अंदर जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, सर का मैं राजस्थान की धरा पे इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज सम्मानित मंचासीन व राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के जो कार्यक्रम आयोजन कमेटी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी। साथियों, ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं मात्र कार्यक्रम करने के लिए नहीं, मात्र जनसभा करने के लिए नहीं, मात्र प्रबोधन कार्यक्रम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी घटना घटित होती है, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती है। उसी प्रकार से हम जो ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा पूरे देश के अंदर लगभग 70 कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में रखे गए, उनमें अपने राजस्थान को 2 कार्यक्रम दिए गए हैं। पहला कार्यक्रम 22 फरवरी को सीकर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, दूसरा कार्यक्रम ये है। अब ये कार्यक्रम और ये प्रबोधन कार्यक्रम, साथ में ही जेल भरो आंदोलन और भारत बंद, ये किसी खास मकसद जो हजारों साल से इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद की गैर बराबरी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए सारे काम आयोजित किए जा रहे हैं। यानी वामसेप की जो 1978 के अंदर जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना मूल निवासी महापुरुषों के अधूरे मिशन व्यवस्था परिवर्तन को पूरा करने के लिए की गई थी कि आधुनिक भारत के अंदर फूले साहू अंबेडकर इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का मकसद व्यवस्था परिवर्तन था। उस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को हमें पूरा करना है, लेकिन उस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें प्लानिंग और रणनीति, जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद की व्यवस्था ने हम मूल निवासी बहुजन समाज को 6000 से जाति वर्गों में डिवाइड किया, हमारे महापुरुषों ने आधुनिक भारत के अंदर इस 6000 जाति के टुकड़ों को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, SC के अंदर 1703 जातियों को, ST के अंदर 801, OBC के अंदर 3000 जातियों को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया, ताकि इनको जोड़कर ताकत का निर्माण किया जाए और ताकत का निर्माण करके इस ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को बदला जाए। और वामसेप संगठन का निर्माण इन SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, उनको इकट्ठा करके एक करके ताकत का निर्माण कर उस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए आगे की ओर बढ़ाया जाए, इस कार्य को कर रहे हैं। अब व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य हमें पूरा करना है, तो दो तरह से हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से महापुरुषों ने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रणनीति अपनाई, एक तो है कि सामाजिक क्रांति और उसके बाद में राजनीतिक क्रांति, यानी व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य है उसको पूरा करना है, तो एक तरीका की सामाजिक क्रांति हमें करनी पड़ेगी, उसके बाद में राजनीतिक क्रांति सफल होगी
और राजनीतिक क्रांति के बदौलत हमें शासक जो बनेंगे उस शासन व्यवस्था का उपयोग और प्रयोग उस व्यवस्था को बदलने के लिए करना होगा। दूसरा तरीका है, संगठन के बिना हम कर नहीं सकते। हम संगठन बनाए और संगठन का विस्तार करें। संगठन बनाने के बाद में, विस्तार करने के बाद में आंदोलन, और आंदोलन के बाद का स्टेप है जन आंदोलन। जन आंदोलन से व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ये दोनों तरीके एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, यानी सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति, दो स्टेप मध्य व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसी प्रकार से ये संगठन का विस्तार करना, फिर विस्तार करने के बाद में आंदोलन करना और आंदोलन के माध्यम से मास मोबिलाइजेशन कर इस देश के अंदर गैर बराबरी की व्यवस्था के विरोध में जन आंदोलन करना और जन आंदोलन करके व्यवस्था को बदलना। जिस प्रकार से मैंने बताया कि कोई भी बिना कारण के कोई काम हम नहीं करते हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब ये प्रबोधन कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जानकारी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस समय लड़ाई लड़ी जाती है उस समय के अकॉर्डिंग हमें लड़ाई की रणनीति बनानी पड़ती है। क्योंकि जिस समय कांशीराम साहब ने कहा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो उस समय की बात थी। अगर आज के समय में हम शासक बनना चाहते हैं तो हमें वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो विचार उस समय प्रासंगिक था, ये विचार इस समय प्रासंगिक है। क्योंकि विचार परिवर्तन ही सभी परिवर्तन का मूल है। और इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देकर के जिस समाज को उस व्यवस्था को बदलने के लिए खड़ा करना चाहते हैं, उनके विचारों में हम बदलाव करना चाहते हैं और विचार परिवर्तन करके इस मुहिम के लिए, इस आंदोलन को उनको खड़ा करना चाहते हैं। और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शब्द चलाना जानते हैं वो ही लोकतंत्र में राज करते हैं, यानी जानकारी और शब्द। जिस प्रकार से इस परिवर्तन यात्रा का नाम मूल निवासी समाज जोड़ो, ये मूल निवासी समाज जोड़ो यानी ये लिखने मात्र के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि मूल निवासी समाज शब्द जितना ज्यादा प्रचार और प्रसार में आएगा उसी अनुपात में जो दुश्मन 3.5% ब्राह्मण है वो सेग्रीगेट होगा और वो अकेला पड़ेगा। क्योंकि लड़ाई हम लोकतंत्र में लड़ रहे हैं और ब्राह्मण का क्या है कि जिस प्रकार से पहले ब्राह्मण जो था ब्राह्मण के नाम से ही राज करता था मनुस्मृति के समय में, लेकिन उसको पता चला कि आने वाले समय में भारत में लोकतंत्र आएगा तो ब्राह्मण के नाम पे राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो संख्या में 3.5% है। अगर उसको राज करना है तो बहुसंख्यक बनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रणनीति बदली, दांव पेच के तहत अपने आप को, हमारे लोगों को हिंदू बनाना शुरू किया। और हिंदू शब्द से क्या हुआ कि 3.5% ब्राह्मण जो अल्पसंख्यक था, लोकतंत्र में शासक नहीं बन सकता था, हिंदू के नाम पर शासक बन गया। और हम मूल निवासी बहुजन समाज बहुसंख्यक होते हुए भी जाति के नाम पे संगठन बना करके, जाति को मजबूत करके अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। ये मूल निवासी जो शब्द है, शब्द ही शासक बनने के लिए, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण बहुसंख्यक समाज, हम जो इस देश के मूल निवासी हैं वो इकट्ठा आ सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जाओ और अपनी घर की दीवारों पे लिख दो हमें शासन करती जमात बनना है। तो शासन करती जमात बनना है। पहली बात, शासन करती जमात क्यों बनना है? व्यवस्था को बदलने के लिए। क्यों? उस शासक बनने के बाद में हमारे पास में देश जो शासन चलाने का पावर आएगा उसका उपयोग और प्रयोग उस व्यवस्था को बदलने के लिए करेंगे। लेकिन पहले शासक बने कैसे? लोकतंत्र में हमें शासक बनना है तो बहुसंख्यक समाज का समर्थन या बहुसंख्यक समाज को साथ में लेना पड़ता है। तो उसके लिए मूल निवासी बहुजन समाज जो हम हैं, तो अगर हैं तो हम इकट्ठा कैसे आए? क्योंकि हम तो जातियों में, वर्गों में बटे हुए लोग हैं, तो उनको इकट्ठा लाने के लिए
ये मूल निवासी बहुजन समाज, जब ज्योतिबा फुले साहब साहू महाराज काम करते थे उस समय बहुजन शब्द काम में लिया जाता था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। आज 21 मई 2001 की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद में ये साइंटिफिक प्रूव हो गया कि कौन विदेशी है और कौन कौन इस देश के मूल निवासी हैं। जब हम मूल निवासी बहुसंख्यक हैं तो ये शब्द हमें बार बार प्रचारित करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बार बार हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती खुद लिखते हैं, फिर भी वो बार बार प्रचारित करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रचार प्रसार वो शब्द का करते हैं, इसी कारण वो शासक बनते हैं। साथियों, हमें अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो व्यवस्था को बदलने के लिए समय के अकॉर्डिंग रणनीति में बदलाव और रणनीति को समझ करके काम करना होगा। और जो हम लोग पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी बाद में बनता है, पहले कार्यकर्ता होता है। जो कार्य करने वाला होता है उसी को कार्यकर्ता कहा जाता है, और कार्यकर्ता से पदाधिकारी बनता है। अगर पदाधिकारी में से कार्यकर्ता का गुण निकाल दिया जाए तो वो शून्य हो जाता है। तो हमें हमेशा कार्य करते हुए उस मकसद को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार काम करना है, लगातार लोगों को जोड़ते हुए रहना है। संगठन के द्वारा जो भी हमें कार्यक्रम दिए जाते हैं, जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसको पूरा करना है। तो इस प्रकार से ये 9 अप्रैल का जो आंदोलन है, 1 जुलाई का जो आंदोलन है, उसको सफलतापूर्वक हमें संपन्न करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ करके उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करना है। मात्र हमें ये आंदोलन जो कर रहे हैं, मात्र आंदोलन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उस मकसद को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। साथियों, मैं आज इस कार्यक्रम के अंदर मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप लोग इस पर अमल करोगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर धर्मपाल जी सौंतली साहब, प्रदेश अध्यक्ष बामसेप। इसी स्वागत की कड़ी में नन्ही मुन्नी बालिकाओं द्वारा एक गीत और नृत्य आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ में जी मैं इन बच्चों के कार्यक्रम से पहले मैं स्वागत के रूप में मैं आग्रह करता हूं मान्यवर संजय कुमार जी नारोलिया साहब, जिला अध्यक्ष बामसेप सिरोही, एवं रजनी निर्मला जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ सिरोही, आप बुक देकर के आपका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ स्वागत की कड़ी में मान्यवर विशाल कुमार जी राव, प्रदेश प्रभारी बामसेप राजस्थान का स्वागत रामलाल जी राणा साहब, आप साफा और पंचशील दुपट्टा द्वारा हमारे प्रदेश प्रभारी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मान्यवर रामलाल जी राणा, एडवोकेट रामलाल जी राणा। और इस स्वागत गीत के तुरंत बाद प्रबोधन की कड़ी में मान्यवर गुलाब राम जी गोयल साहब तैयार रहेंगे। हेलो, आज के इस स्वागत किया जा रहा है मान्यवर विशाल कुमार जी राव, प्रदेश प्रभारी बामसेप राजस्थान। रख दो ना। ओके, करो। अभी एक छोटा सा गान, नृत्य गान बालिकाओं द्वारा, कृति लुनिया एंड पार्टी मंडार से। बिल्कुल डाइस के सामने नन्ही मुन्नी बालिकाएं।
कृपया ऑपरेटर ध्यान दें। स्वागतं 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आ आ आ मनमुटियन की माला गूंथे हृदय कमल के फूल खिलाए मनमुटियन की माला गूंथे हृदय कमल के फूल खिलाए प्रेम रंग रंगोली सजाए प्रेम रंग रंगोली सजाए मुख चंद्रमाए प्रमोदितम 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम बहुत बहुत खूब। वक्ता की कड़ी में मान्यवर गुलाब राम जी गोयल साहब सेवानिवृत्त प्राचार्य महाविद्यालय एवं सलाहकार मेघवाल समाज विकास संस्थान 22 परगना सिरोही। हेलो। आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए समस्त साहिबान और ख़ास करके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन विश्राम जी साहब, उसी के साथ में जो उद्घाटनकर्ता, जो मुख्य अतिथि और जो अन्य विशिष्ट अतिथि जन हैं, इनको नमन करते हुए मैं मेरी बात को कहने जा रहा हूँ। बहुत संक्षिप्त में बात रखूँगा मैं। अम्बेडकर जी ने जो नारा दिया था या अपने लाइफ में जो चीज़ अपनाई थी, वो विशेष करके संघर्ष की थी। उन्होंने एक ही चीज़ पकड़ी थी और वो था संघर्ष। और संघर्ष भी किस रूप में, उसको संगठित करके फिर संघर्ष करने वाली बात है, वो उन्होंने प्रतिपादित की थी और लोगों में इन्वॉल्व की थी, उनमें एक तरह से डाल दी थी। तो ये देखा गया उस समय कि जब कभी अम्बेडकर जी का कोई भी कार्यक्रम होता था या कोई भी इस प्रकार की बात होती थी, तो उस समय बहुत सारे लोग उसके अंदर हिस्सा लेते थे। हालांकि पहले उनको बहुत कुछ तकलीफ़ें हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी स्तर पर संघर्ष को नहीं छोड़ा। चाहे वो अपना परिवार की जनहानि हुई हो या फिर कोई और दिक्कत आई हो, उसके बावजूद भी उन्होंने अपन सब के लिए, यूँ कहिए इस देश के भले के लिए जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ उन्होंने किया। बाबा साहब
ने जो कुछ किया उस कड़ी को आगे बढ़ाने में काशीराम जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। काशीराम जी यहाँ सिरोही भी पधारे थे, उस समय भी हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने एक पेन के जरिए बताया था कि हम ये पूरा समाज है, ये जो पेन खड़ी है उसके स्थान पर उस पेन को सीधा करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबके बीच में समानता हो, ये बात वो प्रकट करना चाहते थे और वो बात इन्होंने प्रकट की थी। मैं आपको इसके साथ ही ये कड़ी भी जोड़ना चाहता हूँ कि बावन मेश्राम जी पहली बार जब सिरोही आए थे तो अतुल रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात हुई थी। हम आधा घंटा भर बैठे थे, उसमें शायद पहली बार ही उनका आना हुआ था। तो उस समय मैंने समझने की कोशिश की थी कि वास्तव में बाबा साहब ने जो संघर्ष किया या काशीराम जी ने जो बात की और अब जो आप उठा रहे हैं तो ये किस ढंग से चलेगी। लेकिन आज की तारीख में जब वापस मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो इन्होंने पूरे राष्ट्र में इस चीज़ को फैला दी है और आज बामसेब को न केवल अपन याद करते हैं बल्कि जो विपक्षी दल है वो लोग भी जो कि नहीं चाहते कि बामसेब आगे बढ़े, वो लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं। किस रूप में? वो ये कहते हैं कि ये बामसेब क्या है और हमें बार बार इस बामसेब के सपने क्यों आते हैं। बामसेब के सपने आने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें एक डर पैदा हो गया है कि वास्तव में बामसेब इन लोगों को जगा के रहेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भी अंबेडकर जी को इस जिले में फैलाने के लिए ठेठ 70 से कार्यरत हूँ और यहाँ पर जितने संस्थाएं बनी हैं SC, ST, OBC और कुछ, उन सब में मैं या तो चेयरमैन रहा या मेंबर रहा या भागीदार रहा, वर्कर रहा, कुछ भी रहा और उस समय से मैं काम करता आ रहा हूँ। यहाँ अधिकतर जो भी बैठे हैं सिरोही के वो सब कार्यकर्ता के रूप में या पदाधिकारी के रूप में काम में रहे हुए हैं और आज भी वो सक्रिय है। मैं सिर्फ इतना सा ही कहूँगा कि अगर हम जागृति पैदा कर सकें तब तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के संगठन चलेंगे और अगर हम जागृति पैदा नहीं कर सकेंगे तो फिर ये संगठन धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये अपने ऊपर है कि क्या हम जागृत होंगे या इस प्रकार के संगठन को समाप्त होने देंगे। तो मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कहेगा कि इस प्रकार के संगठन है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि जब आड़े वक्त पे कोई बात आती है तो हम सब संगठन की तरफ भागते हैं और संगठन होगा तभी आपको सुरक्षा मिलेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि बीच में जब अपना एट्रोसिटी का एक्ट समाप्त किया जा रहा था उस समय पूरे राष्ट्र में एक तरह से भूसाल आ गया था और उनको इस प्रकार की चीज़ को वापस लेना पड़ा था। इस चीज़ को, उस एक्ट को खारिज करने के स्थान पर उसको वापस लेना पड़ा था। ये कैसे संभव हुआ? उस समय भी तो अपन ही थे, अपन लोगों ने तो ये संघर्ष किया था। तो मेरा ये निवेदन है कि अभी ये 3 बातें लेकर के आए हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं। अगर इन चीज़ों पर अपन गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम जीतेंगे भी और राज भी करेंगे। हम जीतेंगे भी और राज भी करेंगे, क्योंकि जो वोट है वो एक इतनी बड़ी ताकत है, उसके लिए कोई गरीब अमीर, कोई ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं होता। जो वोट दे देता है और जिसको बहुमत मिल जाता है वह व्यक्ति राजा बन जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि खास करके इस बात को सोचो। लोग कई बार सोचते हैं कि ठीक है अपन ने बटन दबा दिया और घर आ गए, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व का, आपके विकास की कड़ी कैसे आगे चलेगी उसकी झलक देता है। इसलिए जब भी वहाँ बटन दबाए उसके पहले 2 बार 10 बार सोचें कि हमें किसको बटन दबाना है। यहाँ पर OBC के बारे में बातें हुई, SC ST के बारे में भी बातें हुई। मैं ये कह देना चाहता हूँ OBC इस भ्रम को पालना बंद कर दे कि ये उन ऊंची जातियों की लोगों के साथ में उनका कोई बड़ा बराबरी का संबंध है। आज कोई भी OBC की जो जाति है वो उनके घरों में रसोई तक नहीं पहुंच सकती, आज भी नहीं पहुंच सकती। बताइए, जब रसोई तक तुम नहीं पहुंच सकते तो ऐसी स्थिति में फिर वो आपके कैसे हो सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, खास करके OBC से ये निवेदन है कि आप
जो इस प्रकार भ्रम पाल कर ये सोचो कि भाई हम भी ऊंची जाति के हो गए, जबकि जाति अपने आप में एक अभिशाप है। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म तभी होगा जब सब हम जागेंगे। देखिए, जातिवाद कैसे शुरू हुआ ये आप सबको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने जातिवाद को चालू रखने के लिए इनके देवी देवता कहाँ से ले आए, इनके अन्य प्रकार के बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो कहाँ से लेके आए। आजकल जितनी भी बातें हो रही है वो सब काल्पनिक है, कोई भी रियल नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, क्या सूरज और चंद्रमा आपके हाथ में है क्या? क्या ये पृथ्वी आपके हाथ में है क्या? क्या आपके इस प्रकार के जितने भी काम हो रहे हैं, समुद्र के अंदर काम हो रहे हैं, आकाश के अंदर काम हो रहे हैं और अन्य प्रकार से काम हो रहे हैं, ये सब काम क्या व्यक्ति के हाथ में है क्या? तो इसका डर दिखा करके इन चीजों का, अरे भाई चंद्रमा शनि आपका वो हो जाएगा, फलाना वो हो जाएगा, ये डर दिखा दें आपको, जबकि आप हाँ भरते हो। अरे भाई, जो चीज किसी के कब्जे में नहीं है उस चीज को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आपको कैसे डरा सकते हैं? और डरा करके उसका इलाज भी वही करते हैं और डराते भी वही है और फायदा भी वही लेते हैं। तो बताइए, हम कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने नासमझ लोग हैं कि हम लोग वो जैसा कहते हैं उसका हाँ भरते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको हर तरह से लाभ पहुंचाते हैं। मैं खास करके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ विराजे हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस चीज को हमें मुक्त करना ही पड़ेगा। ये जो हम ये जो कह रहे हैं, जो ईवी मशीन है इसके मामले में, ये तो है ही, ये तो प्रथम श्रेणी की बात आनी चाहिए। मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, 2-3 बातें मेरे लिए इसलिए जरूरी थी, जो मैं सोचता था, इसलिए मैंने थोड़ा 2 मिनट लिया, लेकिन 1 मिनट में बात खत्म करता हूं। मेरा ये कहना है कि जो मतदान किया जाता है उसके पहले हम सबको इस चीज के लिए बाहर निकलना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए कि आपका ये वोट है वो बहुमूल्य है, और अगर आप वोट सही जगह पे दोगे तो आप पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आप पर जो आर्थिक रूप से, रोजगार की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से जो गड़बड़ किया जा रहा है वो गड़बड़ नहीं होगा। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जितना भी आपको कमजोर करने का इन लोगों ने कोशिश की है और हम कमजोर होते गए, अब आपको ये नहीं करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर गुलाब राम जी गोयल साहब। वक्तागण समय का प्रोटोकॉल इसका ध्यान रखें और विषय आधारित अपनी बात रखें। मैं अगले वक्ता के रूप में आग्रह करना चाहूँगा मान्यवर राजेंद्र सिंह जी परमार साहब, आप आएँ और विषय आधारित अपनी बात रखें। मान्यवर राजेंद्र जी परमार साहब। जय छात्रम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। मंचासीन अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मोहन मेश्राम साहब और समस्त मंचासीन अतिथि, आज का जो विषय है मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा, इसके अंदर भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना। हम किसी तरह से प्रचार करें, कुछ भी करें, लेकिन आने वाले समय में जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगा, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि ईवीएम मशीन से कभी बीजेपी बनाएगी सरकार, कभी ईवीएम मशीन से कांग्रेस बनाएगी, और हम इसी तरह से इनके बीच में फुटबॉल बनते रहेंगे। तो इसलिए हमें ईवीएम से चुनाव न करवा के आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव होए, इसके लिए हमें जन जन को जागृत करना है। हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में जो भी आदमी है,
दिन में 2 आदमी मिले, 5 आदमी मिले, उन्हें हमारी विचारधारा से जोड़ने के लिए ईवीएम से चुनाव ना हुए, बैलेट पेपर से चुनाव हुए, इसके लिए समझाइश करनी पड़ेगी। और आने वाली 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन में जिला मुख्यालय पे आप सभी को आना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है और गिरफ्तारियां देनी है। दूसरा है आरएसएस बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का घोर अपमान। आपने भी देखा होगा विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बाबा साहब का अपमान किया जाता है अमित शाह के द्वारा। ये हमारे बहुजन समाज के मतलब वो समझ लो कर्णधार है जिन्होंने हमें पढ़ने का, समानता का व्यवहार अधिकार दिलाया, संपत्ति रखने का अधिकार दिलाया, पढ़ने का अधिकार दिलाया, इस देश में जीने का अधिकार दिलाया। आज उन्हीं लोगों को, महापुरुषों को ये अपमानित करते हैं समय समय पे और हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। इसके लिए भी हमें इनको आने वाले समय में वोट की चोट दे के इनको इसका बदला लेना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी हमेशा ही सभी मूल निवासी भाइयों को, चले एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, इन्हीं सभी को आपस में भिड़ाने का काम करती है, आपसी प्रेम खत्म करती है और सभी को हिंदू बना के, खुद बहुजन हिंदू सभी को बना के अल्पसंख्यक होते हुए ये 80% 90% हो जाते हैं और पूरे शासन पर काबिज है। आज आप देखोगे कि न्यायपालिका के अंदर जितने भी जजेस हैं सारे ब्राह्मण बने हुए हैं, मिनिस्ट्री में जितने भी है वो सब ब्राह्मण हैं। उसके अलावा सेक्रेटरीट में जाओ तो वहाँ ब्राह्मण है। आरक्षण के नाम पे हमें आरक्षण दिया गया, लेकिन आरक्षण के नाम पे क्या हमारा उसका सदुपयोग हुआ है? नहीं। आरक्षण के नाम पे हमें नौकरी तो दी जाती है, लेकिन आगे जो प्रमोशन होता है उसमें हमारे को कम नंबर दे के हमें पीछे कर दिया। वरना देश की न्यायपालिका के अंदर 30 के 30 जज ब्राह्मण कैसे बन सकते जब ये आरक्षण है? तो ये भी एक सोचने का विषय है। तो आने वाली 9 तारीख को मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि 9 तारीख को जिला मुख्यालय पे आके जेल भरो आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाए। उसके अलावा मैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के जो भी लोग हैं उन्होंने इस निधि के अंदर जो सहयोग दिया, आर्थिक सहायता दी, उनका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया अपने समय, तन, मन, धन से, उनका सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजन किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए आपको मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर राजेंद्र सिंह जी परमार साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करना चाहूँगा मान्यवर इंजीनियर भंवरलाल जी सुकाड़िया साहब, प्रदेश अध्यक्ष जालोर से। वक्तागण कृपया ध्यान रखें, समय सीमा में अपनी बात को पूर्ण करें, क्योंकि खूब सारे वक्ता हैं, तो जो भी बात करनी है एक निश्चित समय में अपनी बात रखें। धन्यवाद। सभी मूल निवासी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए मंचासीन आज के कार्यक्रम के उद्घाटक, मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे हमारे कारवां के जननायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, सभी मंचासीन अतिथि और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों, सभी को जय मूल निवासी। जैसा कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो बहुजन मूल निवासी जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राजस्थान के सिरोही शहर में
आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारा मकसद है परिवर्तन का, उस मकसद को लेकर जो हम चल रहे हैं और उसमें कुछ विषय 3 विषय रखे गए हैं। इन 3 विषयों को लेकर समस्याएं हमारी बहुत सी है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण विषय है कि इससे पूरा बहुजन समाज प्रभावित हो रहा है और इन इस विषयों को लेकर एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और ये उसी आंदोलन का हिस्सा है और उसके आंदोलन के अंतर्गत ही 9 अप्रैल को पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन है और 1 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया गया है। साथियों, इस जो आज का विषय रखा गया है, पहला जो विषय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो किसी भी लोकतंत्र का जो है वो प्रतिनिधित्व प्राण तत्व होता है, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुनाव द्वारा चुने जाते हैं वो पूरे इस लोकतंत्र को गवर्न करते हैं। इसलिए ये जो हमारी चुनाव प्रणाली किसी भी लोकतंत्र में प्रजा का शासन प्रजा के द्वारा ये व्यवस्था की गई होती है, लेकिन जो प्रतिनिधि, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईवीएम के द्वारा कई सालों से, कई दशकों से ईवीएम के द्वारा ये वोटों की ठगी कर रहे हैं और इस तरह से ये वोटों की प्रणाली जो है, जो आजकल ईमानदार तरीके से नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस षड्यंत्र के तहत जो हमारा सच्चा प्रतिनिधि आगे नहीं जा पाता है और एक अवैध तरीके से जो प्रतिनिधित्व चुन के जाते हैं, वो जिस व्यवस्था के तहत चुन के जाते हैं उस व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए, उसे खाद और पानी देने के लिए कार्य करते हैं और हमारा जो प्रजा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रजा के लिए कार्य करना चाहिए, वो लोग वो नहीं करके और ऐसी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं जो हमारे बिल्कुल ही विपरीत कार्य करती है। तो ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए जो ईवीएम के द्वारा ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, ईवीएम के साथ साथ ये लोग आजकल ऐसा भी कर रहे हैं कि हमारे मूल निवासी लोगों के जो मोहल्ले होते हैं, जो गांव होते हैं, वहां से या तो वोट को लिस्ट से हटा देते हैं, हजारों की संख्या में वोटों को लिस्ट से हटाते हैं। और इतना भी सुनने को मिला है कि ये लोग जो दूसरे स्टेट से के लोग हैं उनको उन लिस्टों में शामिल करते हैं, जिसका आज दिन तक कई माध्यम से उसकी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। साथियों, जो इस तरह से अवैध तरीके से ईवीएम के माध्यम से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उसके द्वारा जो सरकारों का निर्माण होता है, वो सरकारों ने आज हमारे लोकतंत्र के जो स्तंभ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो स्तंभ है, उनको सब स्तंभों को हाईजैक कर लिया है और हाईजैक करके और उनको अपने अंकुश में लेके और अपने तरीके से उनको गवर्न कर रहे हैं। और इससे हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है या हमारा जो संविधान, हम देख रहे हैं कि संविधान, लोग कहते हैं कि संविधान को इस तरह से दूसरा संविधान लाके रखें, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अगर गैर संवैधानिक तरीके से कोई निर्णय देती है तो ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है और सीधा सीधा संविधान को बदलने की कार्रवाई है।
इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। संगठन लगातार अपना प्रयास कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, एक आंदोलन की स्थिति में पहुंच गया है। तो अगर हम संगठित होके इस तरह के आंदोलन में हिस्सा लेंगे तभी हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सॉल्व होगी, और एक जो परिवर्तन के लिए महापुरुषों की विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और वो हम उसको पूरा कर पाएंगे। आशा है आप इस तरह के जो ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर लाने का जो प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, इसके साथ में जो सत्ता में आती है, जो पार्टी सत्ता में आती है, वही अपने तरीके से ईवीएम का खेल शुरू कर लेती है और ये लगातार एक ब्राह्मण तंत्र निर्माण करके और बहुत उसको इतना सुदृढ़ कर दिया है कि बिना आंदोलन के ये संभव नहीं हो सकता है। और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना है, तो वो भी जो शासन में बैठा होता है वो यही व्यवस्था देखता है कि किस तरह से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना हो, इनके आंकड़े बाहर ना हो आवे और इनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाए। और आरएसएस बीजेपी जैसे उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे महापुरुषों के बारे में इस तरह की सदन में इस तरह की टिप्पणी करे, या बाहर भी हमारे ऐसे महापुरुषों के शिवाजी महाराज के बारे में कई ऐसे महापुरुषों के बारे में ये गलत टिप्पणी कर लेते हैं, उसके बाद भी इन लोगों को शर्म तक नहीं आती है। तो ये सारे जुड़े हुए हैं ईवीएम के द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से जो सरकार बन जाती है, ये सारा मामला उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें ईवीएम को हटाने के लिए बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और ये आंदोलन का हिस्सा है और उसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। पुनः मैं आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे बोलने का जो अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर इंजीनियर भंवरलाल जी सुखाड़िया साहब, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन जालोर राजस्थान। अब मैं अगले प्रबोधन के लिए मान्यवर पोपटलाल जी भील, जिला अध्यक्ष बामसे पालनपुर से आप आए और विषय आधारित अपनी बात रखें, समय का ध्यान रखते हुए। साथियों नमस्कार। आज के वामन मिश्रा साहब का हार्दिक स्वागत है। यहाँ के जो आयोजक हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने पूरी टीम लगाकर ये पूरा कार्यक्रम बनवाया है और आगे के आगे ऐसा का ऐसा कार्यक्रम हम भी आगे बनाए और हमारी जो इच्छा है वो पूरी होए, इसीलिए हम सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर पोपटलाल जी भील, जिला अध्यक्ष बामसे पालनपुर। अब मैं मान्यवर कपूराराम जी पारंगी, आप पाली बाली से हैं, आपसे निवेदन है आप आए और 2 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे। मान्यवर कपूराराम जी पारंगी साहब। सम्मानित मंच, आज के कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय, मुख्य अतिथि, अध्यक्षता कर रहे मान्यवर मूल निवासी सूर्य मावन मेश्राम साहब, समस्त पधारे हुए मेरे मूल निवासी भाइयों और बहनों, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और बामसेप का काम 10-15 साल से पाली ज़िले में कर रहा हूँ। बाली मतलब राजस्थान का जिला अधिवेशन हमने बाली में करवाया था, खालसा टॉकीज में। मान्यवर
बेसराम साहब के अध्यक्षता में, और अभी पाली जिले में भी हुआ है। मैं तो सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सभी जो यहाँ आए हो वो सब हैसियत वाले हैं, वक्त रखने वाले हैं। तो मेरी बात को आप एक मिनट के लिए फॉलो करेंगे। सभी अपना व्हाट्सएप बाहर निकालो, अभी सभी अपना व्हाट्सएप खोलो, सभी अपना व्हाट्सएप खोलो और ऊंचा करो। नहीं कर रहे हो, यहां बैठे हुए भी, अरे व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप, ओके। उसमें यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाओ और लिखो बाम सेफ, लिखो बाम सेफ या वामन मेश्राम साहब, और इसको देखना शुरू कर दो। आपके अंदर बाम सेफ आ जाएगा, अंबेडकरवाद आ जाएगा, घर बैठे बैठे आ जाएगा। फिर बाहर निकलोगे घर से, फिर आप घर से बाहर निकलोगे और हम गर्व करेंगे कि हम वामन मेश्राम साहब के सिपाही है। मैं इससे अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये एक बात और कहना चाहता हूं, आजकल हमारे दुश्मनों ने हमारे नारों को हथिया लिया है। जय भीम बोलते हैं, हमारे दुश्मन जय भीम बोलते हैं, हमारे दुश्मन जय भीम बोलते हैं। जब हम जय भीम बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी वो कैच कर लिया और फिर हमारे अंदर आकर के हमको फ्रीज करने लगे। तो अब हमारा नया नारा है जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, वोट हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको कहना चाहता हूं, आपके पास 5 चीजें हैं एट प्रेजेंट: समय, श्रम, हुनर, बुद्धि और धन। एक चीज बाम सेब को दे दो, एक चीज बाम सेब को दे दो, फिर आप देखो कमाल, क्या देश में धमाल होता है, व्यवस्था बदल के रहेगी। आज 90% SC ST OBC मनुवादी है, आज 90% SC ST OBC माइनॉरिटी ये मनुवादी है, इसलिए ही हमारा सब नुकसान हो रहा है। इस कार्रवाई को बाम से 1978 से चला रहा है, लेकिन हम लोग आज भी नहीं जुड़ते हैं, आज भी नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं समझ रहे बाम सेब को। देख लो ये जगह, इतनी जगह में क्या, इसकी तो 10 गुना जब भीड़ होनी चाहिए, 1000 गुना होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ कि खा करके हरामी लोग मौज कर रहे हैं और दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसके अंदर दिल है वो बाम सेब को समझे, समझो बाम सेब को, तुम्हारी औलाद को भी समझा के जाए। अब औलाद के लिए मार्ग क्लियर कर रहे हैं हम, ये वामन मेश्राम साहब इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठे मतलब दुश्मन के साथ। तो धन्यवाद साहब, मुझे सुना, बोलने को बहुत कुछ आता है, लेकिन समय की पाबंदी और नजाकत को देखते हुए अब आप हमेशा एक दूसरे से बात करेंगे तो जय भीम बोलेंगे और जय मूल निवासी बोलेंगे। फोन पे बात करो, जहां मिलो वहां हाथ मिलाओ, बोलो जय मूल निवासी, बोलो जय मूल निवासी, हाथ मिलाओ, अरे हाथ मिलाओ, आपस में हाथ मिलाओ एक बार, अरे एक दूसरे से हाथ मिलाओ। हाँ ठीक है ना, हाँ जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, ब्राह्मण विदेशी, ब्राह्मण जय मूल निवासी, ब्राह्मण विदेशी, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर कपूराराम जी पारंगी। अब मैं प्रबोधन की अगली कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर हरीश जी परमार, प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश उपाध्यक्ष, महात्मा फुले ब्रिगेड राजस्थान,
आप आए, विषय आधारित समय की पाबंदी के साथ आप अपनी बात रखें। मान्यवर हरीश जी परियार साहब। हमारे राष्ट्रीय समाज सुधारक श्री महात्मा ज्योतिराव फूले एवं सावित्रीबाई फूले अंबेडकर जी को नमन कर मैं अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहा हूं कि हमारी सिरोही की धरती पर आज हमारे बीच में पधारे मूल निवासी बहुजन जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय वामन मेश्राम जी का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार उनका तालियों से अभिनंदन स्वागत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष महोदय, साथ ही हमारे बीच में पधारे श्री गोविंद कुमार जी राणा साहब, माननीय डीआर जी गहलोत साहब और हमारे स्थानीय सभी बामसेब के पदाधिकारी गण, सभी मूल निवास भाइयों बहनों, आज हमारा बहुत ही अच्छा ये समागम हो रहा है कि सभी मूल निवासी एक दूसरे से मिलकर हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात हो रही थी कि भाई अपना सब्जेक्ट तो 3 जो उन्होंने विषय दिए हैं कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पे वोट होना चाहिए, इसको लेकर हमारा आंदोलन है। और जो हमारे महापुरुष है उनको लेकर जिस प्रकार से बातें भ्रांतियां फैलाई जा रही है या जिन प्रकार से उनका नाम लिया जा रहा है उसका हम घोर विरोध करते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अंबेडकर 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 ऐसा नाम लेके इतना तो कि भगवान का नाम लिया होता, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो हमारे लिए भगवान है, हम सबके भगवान हैं, तो हम उनका नाम क्यों नहीं लेंगे? हम उनका नाम अवश्य ही लेंगे। उनके नाम की बदौलत ही आज हम स्टेज पे बोल पा रहे हैं। या एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बनाए तो वो उनकी बदौलत बनाए, वो हमारे लिए भगवान से बहुत बड़े हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो 3 मुख्य बिंदु हैं जिस पे मेरे ओबीसी से आधारित जातिगत जनगणना के आधार पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से हमारी पार्टी में कांग्रेस में भी प्रदेश सचिव हूँ और हमारे यहाँ से हमारे मूल निवासी हमारे वर्ग से माननीय राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा राज्यसभा में उठाया इस सरकार के बारे अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर में अपने लोगों के लिए मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए उसके लिए एक प्राइवेट बिल भी लाया। तो ऐसे लोग जब हमारे वहां पे पहुंचेंगे और हमारी बात करेंगे तो हमारे मूल निवासियों की बात वहां तक पहुंचेगी। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बैठे हैं, ऐसी बातचीत हमारी बहुत होती रहती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी गलतियां भी है। हम लोग किस तरह से इकट्ठे हो रहे, जोश देखते बात करते हैं, लेकिन जिस समय हमको जोश की जरूरत होती है तब हमारा होश नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, वकील साहब आपके ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि हम लोग दूसरे कहीं पे बिहार में कहीं कोई घटना हुई है उसको लेके यहाँ पे कलेक्टर को ज्ञापन दे देंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ है तो वहां पे कर देंगे कि ऐसा हुआ है, दलितों के साथ हमारे मूल निवासियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं आपको एक घटना बताना चाह रहा हूं कि आप लोग सब लोग शिक्षित है, अभी सर आए थे बहुत अच्छी बात कह के गए कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक चीज दे दे बामसेब को। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा छोटा सा कि हम सब लोगों की गलतियां हैं। शिवगंज नगर पालिका के अंदर एक दलित पिछड़ा व्यक्ति जो हमारे वाल्मीकि भाई है, जिनका सफाई कर्मियों के रूप में चयन होता है, जिनको कहा जाता है, उस वर्ग से एक व्यक्ति नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी बन के आता है, ईओ बन के आता है, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और उनके लोगों ने मिलके उसको एक दिन ज्वाइन होने तक नहीं दिया। जब वो ज्वाइन होने जाता है तो रजिस्टर अटेंडेंस का गायब हो जाता है, और वो व्यक्ति उस नेता के घर पे जाता है, हमारे जनप्रतिनिधि के घर पे जाता है, और वहां पे उसको कोई जवाब नहीं मिलता। 1-2 घंटे तक रोता है। वाल्मीकि समाज के लोग ढोल बैंड बाजों के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और उसको आखिर बेरंग लौटना पड़ा। तब अपना ये संगठन कहां गया था? अपन लोग ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं, ऐसे लोगों को जिता रहे हैं जो हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, और हम
किसी एक जाति विशेष को ही पूरे दिन गालियां देते हैं कि वो लोग ऐसे, ब्राह्मण ऐसे, ब्राह्मण ऐसे। अरे तुम लोगों का चयन कैसे है? हमारे शत्रु कौन है, उस शत्रु को तो पहचानिए। आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? आज वो वाल्मीकि समाज का अपना अधिशासी अधिकारी